वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओनली 20 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन नाउ। आईटी का लेक्चर लेट छूटा क्या? ओके, so we will wait for 5 minutes, then we will start. Okay? तब तक तुम लोग स्क्रीन पे जो जो पॉइंट्स है पढ़ लो। ये तो आप लोगों ने लिखा होगा ना, राइट्स कौन से हैं? याद है सबको राइट्स? यस, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट टू बी इंडेमनिफाइड कौन बताएगा? राइट टू बी इंडेमनिफाइड क्या होता है? जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक चलो एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब क्या? ये कौन सा राइट दिया गया है ऑडिटर को? यस, एनीवन? किसको याद है? किसी को याद नहीं है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड याद नहीं है तो बोलो फटाफट, नहीं याद है। नो 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 करके डालो चैट बॉक्स में अगर नहीं याद है तो। याद है तो बोलो यस यस। राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब क्या? कांट रिकॉल, ओके, एक जन को कांट रिकॉल, दूसरा कॉम्पेंसेट, यस वेरी गुड, कॉम्पेंसेशन, यस। और किस तरह से कॉम्पेंसेट करते हैं यहाँ पे ऑडिटर को? ये कैसा हक है कॉम्पेंसेशन का? मतलब क्या करेगा ऑडिटर यहाँ पे? अगर ऑडिटर के खिलाफ कोई भी केस होता है और ऑडिटर अगर इनोसेंट होता है, अपने आप को प्रूव कर पाता है, तो ऑडिटर को भी ये हक दिया गया है कि अगर उसे भरपाई चाहिए तो वो कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ सकता है और कंपनी से भरपाई मांग सकता है अगर वो इनोसेंट है तो। दैट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अंडरस्टैंड? अगर वो इनोसेंट है तो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड? अगर आप सबको पता है ऑडिटर कौन है, अगर हम लोग कंपनी ऑडिटर की बात करते हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक। अगर उसने कोई भी मिस्टेक किया हुआ है तो उसके लिए वो लायबल होता ही है। इंटरनल ऑडिटर लायबल नहीं होता है क्योंकि वो इंटरनल है, लीगली थोड़ी उसको अपॉइंट किया जाता है इंटरनल ऑडिटर को। इंटरनल ऑडिटर को ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को हम लोग लीगली अपॉइंट करते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ना क्वालिफिकेशंस, वो क्वालिफिकेशंस कंफर्म होने चाहिए। आईसीआई के सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग करता हुआ होना चाहिए इंडिया में, है कि नहीं। और उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करेगी, कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर, जो कि एक्सटर्नल रहेगा, थ्रू द प्रोसीजर उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इसीलिए अगर वो ऑडिटर कोई गलती करता है तो ऑब्वियसली उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए ना फिर। अंडरस्टैंड? तो उसको जब कंपनी उसके अगेंस्ट में केस करता है कोई भी पर्सन, ठीक है, तो और अगर वो ऑडिटर क्या है, इनोसेंट है, उसने कोई गलती नहीं किया, वो अगर अपने आप को प्रूव कर पाता है, तो फिर उसको ये हक दिया गया है कि सामने वाले ने जब उस पे केस किया था जबकि वो इनोसेंट था, तो फिर जब वो प्रूव हो जाता है तो प्रूव होने के बाद वो खुद भी कंपनी के अगेंस्ट में या जिस पर्सन ने उसके अगेंस्ट केस किया था उस पर्सन के अगेंस्ट में केस कर सकता है और भरपाई मांग सकता है, कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। दैट इज द राइट गिवन टू द ऑडिटर। नाउ अंडरस्टैंड? याद रहेगा सबको? भूल गए? इसलिए बोला था मैंने लिख के रखो, इसका मतलब नहीं लिख के रखा। हाँ,
समझ में आया? इससे पता चलता है तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। डब्बू, ये लीन और चार्ज क्या है, इसीलिए मैंने क्या बोलते हैं उसको, जानबूझ के यही क्वेश्चन पूछा। अभी ये राइट ऑफ लीन क्या होता है बताओ? ये क्या बताया था मैंने इसमें, राइट टू लीन? क्योंकि बाकी का तो पॉइंट पढ़ के आप बता सकते हो, ये दोनों में ही आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। हेलो मैम। जी हाँ बोलो। ऑडिट अपने वर्किंग पेपर को क्लेम कर सकता है। यस यस, वेरी गुड। राइट टू लीन मीन्स क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो हम किसी और के प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा सकते हैं क्या, क्लेम कर सकते हैं क्या? यस, राइट टू क्लेम द कंपनी पेपर्स। So it is the right given to the auditor, then he can claim for the company papers, क्योंकि जो भी पेपर्स बनाए उसने है, नो डाउट। उसने एक बहुत मेहनत की, बहुत अपना दिमाग लगाया और वो वर्किंग पेपर्स बनाए, ठीक है। लेकिन अरे बेटा, वो कंपनी का जो पेपर्स बनाया हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन तो कंपनी का है ना, अंडरस्टैंड? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी तो कंपनी का होना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी भी कंपनी ले लेगी तो फिर ऑडिटर अपने आप को प्रूव कैसे करेगा? ऑडिटर के पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट किया हुआ है। अगर उसमें से उस कंपनी का कोई ऑफिशियल मेंबर बाद में उस पर केस कर देगा तो वो कहाँ से बताएगा कि मैंने क्या क्या काम किया था, कैसे किया था? इसीलिए ये हक दिया गया है ऑडिटर को कि अगर उसे चाहिए तो फिर वो वर्किंग पेपर्स क्लेम कर सकता है कंपनी से। अंडरस्टैंड? कंपनी अगर नहीं बोलती है तो भी क्लेम कर सकता है। एंड इट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर। सो द ऑडिटर इज द, क्या बोलते हैं उसको, ओनर ऑफ द वर्किंग पेपर। लिख के रख लो, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, हु इज द ओनर ऑफ द वर्किंग पेपर, हु इज हैविंग द अथॉरिटी ऑफ द वर्किंग पेपर? ऑडिटर। कौन होता है? ऑडिटर होता है। अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड। ये तो थोड़े लोगों को याद था, चलो। सबको याद होना चाहिए लेकिन थोड़े लोगों को याद नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो। So from the starting we have done with the rights of auditors, okay? Then duties of auditors हमने देखा, स्पेशल ऑडिट का शॉर्ट नोट हमने देखा, ब्रांच ऑडिट का शॉर्ट नोट हमने देखा। देन लास्ट लेक्चर में हमने क्वालिफिकेशंस पढ़े थे कि ऑडिटर के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। मेन 3 क्वालिफिकेशंस हमने पढ़े थे। ओके, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर क्वालिफिकेशन? एनी डाउट इन द क्वालिफिकेशन? If no doubt, then we can go ahead with the disqualification. क्वालिफिकेशन जैसे होता है वैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब द पर्सन हु इज नॉट नॉट एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर। ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑडिटर बनने के लिए लायक नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन समझ में आया? सो दैट इज अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 एंड 4 में आपको दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या क्या होता है। सबसे पहला ये बताया था मैंने शायद से, ओके, अ बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज अदर देन द एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट जो होते हैं जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत वगैरह, है ना, तो ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। अंडरस्टैंड? इन लोगों को ऑडिटर की पोस्ट नहीं मिल सकती। बट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बारे में मैंने आपको क्वालिफिकेशन में बता दिया, ठीक है। वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन अदर देन एलएलपी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये खुद अपने आप में भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, सो दैट्स व्हाई अदर देन द एलएलपी दोज आर द बॉडी कॉर्पोरेट्स लाइक ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो जो मैंने बताया, ठीक है। अदर देन दैट द एलएलपी इज द ओनली एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर। ओके, बाकी बॉडी कॉर्पोरेट्स कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता, ये ध्यान दो। ओके, देन सेकेंड वन, सेकेंड ऐसा कौन सा पर्सन है जो ऑडिटर नहीं बन सकता? अ ऑफिसर और एम्प्लॉय, ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। कंपनी में जो खुद एक ऑफिसर है, जो खुद एक एम्प्लॉय है कंपनी का, उसी कंपनी का ऑडिट कर सकता है क्या, बताओ मुझे? हमें इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल ऑडिटर का पढ़ रहे। हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है क्या? No need. Okay. For the internal auditor, there is no need of the qualification. So we are reading the qualification and disqualification for the external auditor. Okay. So जिस कंपनी का ऑडिटिंग करना है उसी कंपनी का पर्सन अगर ऑडिटिंग करेगा तो क्या होगा?
जिस कंपनी में कोई पर्सन एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, और वो खुद ही उस कंपनी का ऑडिटिंग करेगा, तो देयर मे बी ए चांसेस ऑफ पार्शियलिटी, बायस वगैरह सब कुछ हो सकता है। वो खुद उस कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी का फायदा देखेगा ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है कि कोई ऑफिसर खुद की कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर ये नहीं कर सकता, ऑडिटिंग नहीं कर सकता। Third one, that is the person who is a relative is a director. A person whose relative is a director or is in employment of a company. एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी में वो क्या है, वहां पे काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर। मतलब सपोज जैसे कि मैंने बोला कि नम्रता एज अ सीए, ठीक है, वो क्या, वो सीए है, नम्रता इज अ सीए, लेकिन अभी वो नम्रता सीमा एंड कंपनी में आ रही है काम करने के लिए, बट इन अ सीमा एंड कंपनी ऑलरेडी हर सिस्टर इज अ डायरेक्टर। ओके, हर सिस्टर तनुजा है, तो तनुजा ऑलरेडी मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, बराबर। तो तनुजा अगर नम्रता की कौन है, रिलेटिव है, तो फिर नम्रता क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी वो मेरे कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकती, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बहन जो है वो मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अंडरस्टैंड? So that is the third disqualification. Then the Namrata is not eligible to become the auditor of my company. Understand? Yes, very good. The next one, that is a person who is a partner of the company. Okay, just like I told you that if the Divya is an again CA, she is also CA, she is also looking a job for an auditor in a reputed company, and there is a Seema and company. Okay, reputed company is there, but already Divya is a partner of my company. Understand? Divya already she is a partner in my company. गॉट इट, उसने मेरी कंपनी में पार्टनरशिप किया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो अगर वो मेरी कंपनी की पार्टनर है तो मेरी ही कंपनी में वो एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। पांचों पॉइंट समझ में आए सबको? 5 पॉइंट तक डाउट है किसी को? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर कोई ऑफिसर और कंपनी का एम्प्लॉय है खुद, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई ऑडिटर बनना चाहता है लेकिन उसका रिलेटिव अगर कंपनी में डायरेक्टर है, एज अ डायरेक्टर करके काम कर रहा है, कंपनी में एम्प्लॉय कर रहा है, तो भी वो अलाउड नहीं है। देन फोर्थ वन, अगर कोई ऑडिटर बनना चाहता है पर्सन, तो उसका रिलेटिव जो है वो कोई भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर कंपनी में, फोर्थ पॉइंट रह गया क्या बीच में, या ओके ओके फाइन। पांचवा पॉइंट, ओके, द पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का खुद पार्टनर नहीं होना चाहिए जो भी बनना चाहता है। ओके, फोर्थ पॉइंट में बताती हूँ। फोर्थ पॉइंट शायद ये हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर होल्डिंग द सिक्योरिटी और सब्सिडियरी। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप बनना चाहते हो, आपको ऑडिटर बनना है जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, लेकिन Namrata want to become the chartered accountant, and she is what she is a person who is a partner in my subsidiary company. अगर मेरी कंपनी है, मैंने ऑलरेडी एक कंपनी परचेस की हुई है, दैट इज से द दिव्या एंड लिमिटेड कंपनी, वो परचेस की, तो वो दिव्या एंड लिमिटेड कंपनी मेरी कंपनी की क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है, बराबर। तो उस सब्सिडियरी कंपनी में अगर वहां पे ऐसा पार्टनर करके दिव्या है, और अगेन नम्रता इज द रिलेटिव ऑफ द दिव्या, तो सब्सिडियरी कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में उसका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब्सिडियरी कंपनी भी मेरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है। अंडरस्टैंड? मेरी कंपनी से रिलेट करती है, हम दोनों कंपनी का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? गॉट इट? और ये जो है यहाँ पे होल्डिंग द सिक्योरिटी, होल्डिंग द सिक्योरिटी मतलब क्या है कि अगर, हाँ बेटा एलएलपी बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। पार्टनर ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी, ठीक है, और हिज पार्टनर, कोई भी हो, चाहे आप जो ऑडिटर बनना चाहते हो, तो ऑडिटर हो तो चाहे आप हो या आपका कोई रिलेटिव हो या आपका कोई पार्टनर हो, बराबर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि नम्रता आ रही है, ठीक है, तो जाने दो, नम्रता को रहने दो, नम्रता ऑलरेडी 3-4 बार हो गई ना, सेम सेम आ जाएगा। तुषार है, ओके, तुषार वांट टू बिकम द ऑडिटर, अंडरस्टैंड, लेकिन उसका जो रिलेटिव है रजनीश है, ठीक है, रजनीश उसके कंपनी का पार्टनर भी है और रिलेटिव भी है, ठीक है, दोनों के दोनों। तो फिर क्या होता है कि
इसमें से इन लोगों ने क्या किया हुआ है, लेकिन सीमा एंड कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं। क्या किया हुआ है? सीमा एंड कंपनी का शेयर्स परचेस किया हुआ है, सिक्योरिटी होल्ड किया हुआ है। सी, दे आर माई शेयर होल्डर्स इन द सीमा एंड कंपनी। अंडरस्टैंड? सो देन ऑल्सो दे आर नॉट एलिजिबल बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स ना। शेयर परचेस किए, होल्डिंग सिक्योरिटी किया, तो आप क्या हो गए मेरी कंपनी में? पार्टनर हो गए। समझ में आया? अंडरस्टैंड? शेयर होल्डर बन गए ना आप कंपनी के। तो whenever the person who want to become the auditor of any company, then in that company he or his relative or any partner cannot hold the security. अगर होल्ड किया हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनी का सिक्योरिटी, देन दे आर नॉट एलिजिबल। अंडरस्टैंड? फोर्थ पॉइंट सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? फोर्थ पॉइंट, जिसको ऑडिटर बनना है वो, या फिर उसका रिलेटिव, या फिर उसका कोई पार्टनर, किसी ने भी मेरी कंपनी में शेयर्स नहीं लेने चाहिए अगर वो मेरी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता है तो। ओके? फिर चाहे वो मेरी होल्डिंग कंपनी हो या मेरी सब्सिडियरी कंपनी हो। आई होप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू नो द होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। यस और नो? एनीवन? ऑल ऑफ यू नो सब्सिडियरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आई एम अगेन टेलिंग यू इन अ शॉर्ट, दैट इज होल्डिंग कंपनी। इट इज वन काइंड ऑफ अ पेरेंट कंपनी होती है, ठीक है, जो खुद अपने आप में क्या होती है? ओन कंपनी होती है। ओके? एंड इफ दिस कंपनी इज परचेसिंग द अनदर कंपनी, ओके, like my company, okay, Seema and company is there and Seema and company is purchasing the Divya and company limited, so Divya and company limited become the subsidiary of Seema company। अंडरस्टैंड? तो दिव्या लिमिटेड कंपनी क्या हो जाएगा? सीमा एंड कंपनी का सब्सिडियरी हो जाएगा एंड होल्डिंग कंपनी विल बी सीमा कंपनी। इसका मतलब दिव्या कंपनी को होल्ड कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? सीमा कंपनी। सो द सीमा कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी। ओके? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? इफ आई आर रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी, if it is correct then say yes yes and you understand। yes, okay, very good, now understand। या यहां तक डाउट है किसी को? पांचवें पॉइंट तक कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? यस, किसी ने बीच में पूछा था एलएलपी क्या होता है। बेटा मैंने ऑलरेडी 4 बार बता चुकी हूँ, आपने नहीं लिखा है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो भी आपको नई चीज मिलती है, नहीं समझ में आता है, लिख के लिया करो। एलएलपी मीन्स, आई टोल्ड यू, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज द फुल फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। And those are the partnership which are registered under the Limited Liability Partnership Act 2008 के अंडर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर जो भी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स का, वो लिमिटेड होता है बेटा, इसीलिए इसको लिमिटेड पार्टनरशिप कहा जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। गॉट इट? समझ में आया अभी? यस, अभी भूलना मत, लिख के रखो, ठीक है? यस, चलो नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट इज अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर is indebted in excess of such amount as may be prescribed। indebted, indebted मतलब क्या है? बोरोवर है, उसने उस कंपनी से बोरो किया रहेगा पैसा, ठीक है? क्या किया रहेगा? बोरो किया रहेगा। मे बी दैट पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इंडेप्टेड टुवर्ड्स द कंपनी फॉर द एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपया है, 5 लाख ही लिखा है ना, हाँ 5 लाख रुपया प्रिस्क्राइब जो अमाउंट है, उससे ज्यादा अमाउंट में अगर इंडेप्टेड है, देन ऑल्सो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द ऑडिटिंग पोस्ट। गॉट इट? समझ में आया? इंडेप्टेड मतलब कर्जे में रहना। इंडेप्टेड मतलब क्या होता है? कर्जा। अगर आपने किसी तरह का कर्जा लिया हुआ है, किसी तरह से भी आप कर्जे में डूबे हुए हो उस कंपनी में, चाहे आप, आपका रिलेटिव या आपका कोई भी पार्टनर, ठीक है, जो ऑडिटर बनने जा रहा है वो, उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर, इन लोगों में से अगर कोई भी कंपनी के लोन में डूबा हुआ है या कंपनी से बोरो किया हुआ है पैसा इन द एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ अमाउंट रहेगा, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर वो एक्सेस अमाउंट उसने क्रॉस कर लिया, देन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द ऑडिटिंग पोस्ट।
ओके, इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो वहां पे वो अलाउ नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आया? फिर चाहे वो सब्सिडियरी कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, ठीक है, तो किसी भी कंपनी में, उस कंपनी के किसी भी कंपनी में उसका कोई भी इंडेप्टेडनेस अमाउंट से ज्यादा, प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर? और प्रिस्क्राइब अमाउंट क्या है? इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, दैट मीन्स मोर देन ₹5 लाख नहीं होना चाहिए। लेस देन 5 लाख है, देन इट विल बी डू। ओके, इट विल बी पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल गेट अपॉइंटेड। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कहीं ना कहीं कि उसको अपॉइंट किया जाए, लेकिन 5 लाख से ज्यादा अगर किया हुआ है उसने इंडेप्टेड कर्जा कंपनी को, तो फिर वो वहां पे ऑडिटर नहीं बन सकता। ओके, देन नेक्स्ट वन, जस्ट सेकेंड, ऊपर चला गया। Seventh one, that is a person who or his relative or his partner has given a guarantee. See what has been written over here. गारंटी, गिवन अ गारंटी, चाहे जो ऑडिटर बनने जा रहा है वो, या उसका रिलेटिव, या उसका कोई पार्टनर ने अगर किसी को गारंटी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो बोरोवर है, ठीक है, उसके लिए अगर किसी थर्ड पर्सन ने क्या दिया हुआ है, मीन्स उस थर्ड पर्सन के लिए अगर आपने क्या दिया हुआ है, गारंटी दिया हुआ है, ठीक है, चाहे फिर वो होल्डिंग कंपनी के लिए हो, सब्सिडियरी कंपनी की बात हो, ठीक है, या उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, बराबर, तो ऐसी कंपनीज अगर है, तो उस कंपनी से रिलेटेड अगर आपने उस गारंटी को गारंटी दिया हुआ है फॉर द प्रिस्क्राइब लिमिट, okay, beyond the prescribed limit, then also you are not eligible to become the means become the auditor of the company. Understand? And the prescribed value is not exceeding ₹1 lakh, means the limit of ₹1 lakh is given. प्रिस्क्राइब लिमिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख से ज्यादा अमाउंट था, और 1 लाख से ज्यादा अमाउंट के लिए अगर आपने किसी को गारंटी दिया हुआ है, या आपके रिलेटिव ने गारंटी दिया हुआ है, या आपके पार्टनर ने गारंटी दिया हुआ है, तो भी आप चार्टर्ड वहां पे एज अ ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपने गारंटी दिया है तो, बोला मैंने, 1 लाख रुपीज से ज्यादा के लिए। गॉट इट? समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा, कि किसी पर्सन ने लिया होगा, सिक्योरिटी वगैरह लिया होगा ना, इंडेप्टेड होगा उस कंपनी के लिए। अभी देखो, मैंने अगर किसी कंपनी से लोन लिया, ठीक है, मैंने दिव्या एंड कंपनी से लोन लिया सपोज, ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि मैं खुद ही एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैं एज अ ऑडिटर दिव्या एंड कंपनी में जाऊंगी, तो मतलब क्या होगा, क्या होगा वहां पे? ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिव्या एंड कंपनी से लोन लिया हुआ है, दैट मीन्स आई एम ऑलरेडी हैविंग द इंटरेस्ट इन द दिव्या कंपनी, बिकॉज दिव्या कंपनी गिवन मी द लोन। आई अंडरस्टैंड? तो मैं दिव्या एंड कंपनी की कर्जदार हूं। तो जैसे दिव्या एंड कंपनी में जो मैनेजमेंट रहेगा, जो दिव्या रहेगी, तो वो जैसा बोलेगी वैसा मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जैसा बोलेगी वैसा मैं करूंगी, तो फिर मेरा ऑडिटर का जो इंडिपेंडेंस है प्रिंसिपल, वो इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऑडिटर हैज टू डू द वर्क इंडिपेंडेंटली, तो वो वहां पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दैट इज द सिचुएशन। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए प्रिस्क्राइब लिमिट दिया गया है कि वो 5 लाख का होना चाहिए। और गारंटी, अगर मेरे लिए गारंटी अगर दिया हुआ है, तुषार ने गारंटी दिया कि सीमा मैम का जो भी पैसा है मैं भर दूंगा, अंडरस्टैंड, उसने क्या किया हुआ है, गारंटी लिया हुआ है, एंड दैट अमाउंट इज ऑफ 3 लाख। 3 लाख का अमाउंट है दिव्या कंपनी से मैंने उठाया हुआ। और तुषार ने क्या किया हुआ है, उसके लिए मेरा मुझे गारंटी दिया हुआ है। तुषार इज अ पार्टनर विथ मी, अंडरस्टैंड, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, so in a chartered accountancy firm we are the partners, and he gave the security, he has given the guarantee. Then whenever the person, and the Rajnish is the brother of Tushar. Okay, so अभी रजनीश क्या हो गया, उसका रिलेटिव हो गया, बराबर। और रजनीश जब आता है दिव्या एंड कंपनी में जॉब के लिए, कि ऑडिटर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आता है, तो फिर वो वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, बिकॉज ही इज द रिलेटिव ऑफ द
तुषार, because the Tushar has given the guarantee of mine. अंडरस्टैंड? माइन, मेरा गारंटी दिया हुआ है उसने, क्यों? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम, मेरा तो कोई संबंध नहीं है तुषार से और इससे, है क्या? वी आर नॉट रिलेटिव, but the Tushar is partner with me in the chartered accountancy firm, okay, and the Tushar has given the guarantee, okay, of rupees 3 lakh that he will pay, okay, but that 3 lakh which is indebted towards the Divya company, वो दिव्या कंपनी से क्या होता है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसीलिए रजनीश जो है वो रजनीश वहां पे दिव्या एंड कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। अंडरस्टैंड? 3 लाख का अमाउंट है, हाँ 50,000 का अमाउंट होता तो फिर उसको अलाउ किया जाता। कितना रुपए का अमाउंट? 50,000 का, देखो 1 लाख से कम है तो 50,000 का अमाउंट है तो उसको अलाउ किया जाएगा। रजनीश कैन बिकम द ऑडिटर और इन द डिवेंड कंपनी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट आई टोल्ड यू। समझा? एनी डाउट, एनीवन? यस, ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन, 8वां पॉइंट है, अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly, whether directly or indirectly has a relationship of such a nature as may be prescribed with the company, जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कंपनी के लिए, वेदर द पर्सन, अगर कोई पर्सन बनना चाहता है ऑडिटर या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म बनना चाहती है ऑडिटर उस कंपनी के लिए, लेकिन उस कंपनी का और पर्सन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, रिलेशनशिप है, एज अ नेचर विच मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने वो नेचर डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये रिलेशनशिप में आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दैट प्रिस्क्राइब रिलेशनशिप, देन दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? मतलब डायरेक्टली बोला गया है कि कंपनी ने जो नेचर बोला है ना, उस नेचर में इन लोगों का ये रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? समझ में आया? चाहे वो फिर होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड हो, सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई एसोसिएट कंपनी है तो एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड हो, वो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट वन, दैट इज अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मतलब जो आप क्या करते हो, जैसे कि रजनीश है, ठीक है, रजनीश क्या कर रहा है, अभी ऑडिटर बनने के लिए आ रहा है, सीमा एंड कंपनी में आ रहा है, लेकिन जो रजनीश है वो ऑलरेडी फुल टाइम कहीं और काम कर रहा है ऑलरेडी। समझ में आया? फुल टाइम ही इज वर्किंग समवेयर, कहीं पे भी उसको फुल टाइम अगर जॉब मिला हुआ है और फिर भी वो अगर मेरी कंपनी में अप्रोच करता है ऑडिटर बनने के लिए, तो ऐसा अलाउड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक पर्सन कितना घंटा काम करेगा, कितना घंटा काम कर सकता है? तो फुल टाइम वहां पे ही वो अगर 10 घंटे काम कर रहा है, देन ही कैन नॉट बी एलिजिबल पर्सन फॉर डूइंग द ऑडिटर इन अनदर कंपनी। अंडरस्टैंड? वो अगर ऑलरेडी किसी कंपनी में एज ऑडिटर फुल टाइम बेसिस पे काम कर रहा है तो फिर वो एज ऑडिटर नहीं बन सकता, चाहे फिर वो एज ऑडिटर काम कर रहा हो या कोई मैनेजर का काम कर रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो। फुल टाइम सर्विस अगर वो कहीं पे और पे दे रहा है तो वो यहाँ पे ऑडिटर के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? Then next one, that is a person or a partner of the firm holding appointment as auditor of more than 20 companies. A person or a partner of the firm, ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, या फिर पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का कोई पार्टनर है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो, ठीक है, दोनों भी ऑडिटर है, दोनों भी ऑडिटर है, तुषार एंड रजनीश बोथ आर ऑडिटर, बोथ आर ऑडिटर। अंडरस्टैंड? बट द रजनीश इज ऑलरेडी डूइंग द 20 कंपनीज ऑफ ऑडिटिंग, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, 20 कंपनीज का ऑडिटिंग कर रहा है, और 21st कंपनी जो सीमा एंड कंपनी वो ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको अलाउ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलता है कि 20 से ज्यादा कंपनी में रजनीश काम नहीं कर सकता एज अ ऑडिटर। If he is doing the auditor in a 21 company, then it would be disqualified. क्या हो जाएगा वो? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट।
गॉट इट? क्योंकि सीलिंग लिमिट, इसी को बोलते हैं सीलिंग लिमिट। मतलब एक लिमिट दिया गया है ऑडिटर्स को भी कि ऑडिटर एट अ टाइम कितनी कंपनी का ऑडिटिंग कर सकता है। सो एट अ टाइम द ऑडिटर कैन डू द ऑडिटिंग ऑफ द 20 कंपनीज, नॉट मोर देन 20 कंपनीज। ओके? यस, किसका माइक ऑन हो गया? एनीवन वांट टू से एनीथिंग? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एज ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हो अपने आप को, तो 20 कंपनी से ज्यादा नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान देना है। दैट इज द सीलिंग ऑफ ऑडिट गिवन बाय द आईसीएआर। ओके? सो ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है इफ यू आर अपॉइंटिंग फॉर द मोर देन 21 कंपनी। गॉट इट? जैसे कि तुषार का बोला मैंने, तुषार रजनीश का हो गया। अभी तुषार कितनी कंपनीज में काम कर रहा है? ऑलरेडी वो 18 कंपनीज में काम कर रहा है एज ऑडिटर। ठीक है? फिर बाद में वो क्या आया, इंटरव्यू देने के लिए आया सीमा एंड कंपनी में। तो यस ऑफ कोर्स आई विल गिव हिम द चांस टू बिकम द ऑडिटर ऑफ माई कंपनी बिकॉज ही इज डूइंग द वर्क एज ऑडिटर इन माई कंपनी ऑन द 19th पोजिशन। सो स्टिल देयर इज अ लिमिट इज पेंडिंग। अंडरस्टैंड? तो वो बन सकता है, लेकिन 21st कंपनी के लिए वो नहीं बन सकता। सबका समझ में आया? इसके लिए भी अलग अलग लिमिट है। ओके? दैट वी विल लर्न। वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आप लोग ब्रीच कोर्स में बैठे थे क्या? ब्रीच कोर्स में बताया था मैंने शायद से, फुल पूरा का पूरा पार्टनरशिप के लिए इतना होगा, इसके लिए इतना होगा लिमिट, है ना? ओके, या। So, for the time being, as a disqualification, you have to maintain and keep in mind that not more than 20 companies can be joined by the any person or any partner of the company for the auditing purpose. Okay? Yeah. Then next one, that is the a person who has been convicted by the court. क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ो। A person who has been convicted by the court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction। ऐसा पर्सन जिसको कि कोर्ट ने क्या किया है, कन्विक्ट किया हुआ है, मतलब कोर्ट ने बोला है कि ये पर्सन ने फ्रॉड किया हुआ है, ये पर्सन किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व था। ठीक है? अंडरस्टैंड? तो उसको जो सजा दी जाती है, 10 साल की सजा होती है, डिबार किया जाता है। तो वो 10 साल के पीरियड में, जब तक उसका 10 साल का पीरियड खत्म नहीं होता है, तब तक वो फिर से एज अ ऑडिटर का काम नहीं शुरू कर सकता। सो द पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट लैप्स, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है फ्रॉम द कन्विक्शन। जब से कोर्ट ने आदेश दिया है तब से लेके 10 साल खत्म नहीं होते हैं, तब तक वो पर्सन ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। समझा? गॉट इट? 11 नंबर पॉइंट समझ में आया सबको? होता है ना ऐसे, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों का नाम तो नहीं ले सकती, किसका नाम लू, चलो XYZ। ठीक है? तो XYZ करके पर्सन था, वो ऑलरेडी ऑडिटर था, ऑडिटिंग कर रहा था। ठीक है? मेरी कंपनी में ही काम कर रहा था। तो मेरी कंपनी में जब काम करते करते उसने अपना रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट के जरिए शेयर होल्डर्स को पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है करके। ठीक है? शेयर होल्डर्स ने उसके ऊपर स्पेशल कमिटी बिठाई, स्पेशल ऑडिट करवाया। देन वी कम टू नो दैट मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो कि ऑडिटर है, ठीक है, उसने फ्रॉड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? फ्रॉड किया हुआ है अकाउंटेंट के साथ मिलकर। ओके, तो कन्विक्ट हो गया, कोई केस चला आपका कोर्ट में, बराबर प्रूव हो गया। फिर कोर्ट ने क्या किया, उसको सजा सुनाई। तो सजा सुनाने की जो 10 साल का जो सजा सुनाया था कि वो ऑडिटर नहीं बन सकता, तो लेकिन अभी भी उसका पता है 1 साल बाकी है। 9 साल कंप्लीट हुए हैं 2021 में। ओके, 9 साल कंप्लीट हुए हैं अभी, फिर भी वो क्या कर रहा है, एज ऑडिटर करके अपॉइंटमेंट ढूंढ रहा है, ऑडिटर बनने को जा रहा है। बराबर? तो फिर लॉ बोलता है कि जब तक उसके ये 10 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक वो एलिजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स द मिस्टर एक्स विल बी एलिजिबल फॉर बिकम द ऑडिटर आफ्टर 2022 because in the year 2022 his convicted years 10 years of fraud will be completed। अंडरस्टैंड? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। समझ में आया? इस तरह से बाद में वो बन सकता है।
तो 9th ईयर में वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? अगेन किसी का माइक चालू हो गया। मैम, हाँ, मैम अगर 5 इयर्स का उसको सजा हो तो 10 इयर्स तक फिर भी रुकना पड़ेगा। क्या यहाँ पे फिलहाल जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है। कोर्ट ने अगर उसको सुनाया हुआ है कि 10 साल का सजा है, पीरियड ऑफ 10 इयर्स हैज नॉट elapsed, तो 10 इयर्स का सजा रहेगा बेटा वहां पे। 5 इयर्स का हम लोग नहीं सोच सकते, आपको 10 इयर्स का ही सोचना है। ठीक है। ओके। दिस इज ओनली फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। वो हम लोगों को तब पता चलेगा जब मतलब ये क्या होता है ना, ये कन्विक्ट इन्वॉल्विंग इन अ फ्रॉड, मतलब ये थोड़ा फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया ना, तो इसीलिए इसको ज्यादा सजा मिली है, 5 साल की नहीं रहेगी। ये हमें आपको नहीं है, आपके सिलेबस में से निकाल दिया शायद से, ये पहले था। ठीक है, पहले था ये लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर करके चैप्टर होता था पहले पूरा का, 2-3 साल पहले। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जिसमें सारे लाइबिलिटीज दिए हुए रहते थे कि ऑडिटर ने इस सेक्शन के अंदर ये किया तो उसको इतना सजा मिलेगा, वो ये सेक्शन के अंदर ऐसा ऐसा काम किया तो ये सजा मिलेगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको वो सिलेबस में नहीं है अभी, वो टीवाई बीबीआई वालों के लिए है। उनके सिलेबस में से भी थोड़ा बहुत कम कर दिया है उन्होंने अभी, बहुत सेक्शंस थे ना, इसीलिए शायद कम कर दिया रहेगा। ओके, क्या क्या याद रखेंगे? ऑलरेडी आप लोगों को अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे क्लॉजेस भी दिए, उसमें भी दिया गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो। Then next one, that is the any person whose subsidiary or associate company or any other company form of entity is engaged in consulting and specialized services as a provided in section 144। बराबर, मतलब ऐसा पर्सन जो कि सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी जो भी है, वो एंगेज है, किसमें एंगेज है? इन कंसल्टिंग सर्विसेज। अगर कंसल्टिंग सर्विसेज में आप ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड हो, वो स्पेशलाइज काइंड ऑफ सर्विसेज होती है ना, कंसल्टिंग सर्विस आप करते हो, मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज सर्विस होती है। कुछ सर्विसेज होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है, बराबर। फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, स्टॉक के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन सर्विसेज अगर कंपनीज प्रोवाइड करती है, ओके, अंडर एज अ सेक्शन प्रोवाइडेड इन 144, जो सेक्शन 144 में सर्विसेज दी गई है, वो सर्विसेज अगर कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, देन दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो भी उन लोगों को माना नहीं गया है ऑडिटर। ठीक है, चाहे उसकी सब्सिडरी कंपनी हो या एसोसिएट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो। ओके, वो अगर स्पेशलाइज सर्विसेज में इंडल्ग है अंडर सेक्शन 144, देन ही इज नॉट एलिजिबल। अंडरस्टैंड? एनी डाउट इन एनी पॉइंट? नो डाउट? समझ में आए सबको डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, कैसे होती है? स्पेशलाइज सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज पता है ना, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, एडवाइजरी सर्विसेज होती है ना? इंश्योरेंस में देखो एक्चुरियल का सर्विस होता है, एक्चुरियल सर्विस देता है। एक्चुरी कौन होता है? एनीवन नो अबाउट द एक्चुरियल सर्विसेज? नया है वर्ड, इंश्योरेंस वालों को ये पता रहता है, आप लोगों को पता है क्या? बताओ, एनी एक्चुरियल सर्विसेज? नहीं पता है? एक्चुरी, एक्चुरी मतलब होता है द पर्सन हु इज कैलकुलेटिंग द प्रीमियम। क्या कैलकुलेट करता है? प्रीमियम कैलकुलेट करता है। रुको मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखती हूँ चैट बॉक्स में, ACTURY, एक्चुरी। स्पेलिंग देखो, एक्चुरी। तो उसको, उस पर्सन को एक्चुरी बोलते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी में क्या करता है, प्रीमियम कैलकुलेट करता है, जो कैलकुलेशन पार्ट संभालता है, तो वो एक्चुरियल सर्विसेज होती है। आपने कभी सोचा है, देखो किसी न किसी का तो रहेगा LIC में प्रीमियम वगैरह, है कि नहीं? किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है क्या? आता है कैलकुलेट करना? कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, 25 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप इंश्योरेंस निकालते हो, और हर महीने आप 1500 500 कैसे निकालते हैं ये?
वी डोंट नो ना किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, सो दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज डूइंग बाय दिस एक्चुअली। पॉइंट में आंसर बताना वगैरह वो सब वो एक्चुअली करता है, क्या दिमाग लगाता है पता नहीं, कैसे प्रीमियम फाइंड आउट करता है। 25 साल के लिए 10 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बता देगा वो कि कितना प्रीमियम आपको हर महीने भरना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, हर महीने, देन क्वार्टरली, ईयरली, मंथली कैसा भरना है वो बता देगा। सो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इज गिवन बाय द एक्चुअरी। एक्चुरियल सर्विसेज होता है वो कैलकुलेशन का। क्लेम क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है वगैरह, क्लेम का अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं, ये सब एक्चुरियल देखता है। ओके, yeah. So that kind of a specified services are also there which are mentioned in the section 144. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज होता है, आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैंकिंग में वगैरह। अब अगर बैंकिंग में देखो बोलते हैं कि 10 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए जमा करोगे तो 10 साल के बाद आपको 25 लाख, 30 लाख, 80 लाख रुपए मिलेंगे। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग सिर्फ 1 लाख जमा करेंगे और फिर बाद में 10 साल के बाद हमें 80 लाख रुपए मिलेगा, 25 लाख रुपए मिलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? To see the calculation how the investment bankers are doing. Understand? So that is also the specialized service. Got it? तो ऐसी सर्विसेज भी जो प्रोवाइड करता है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, अंडर सेक्शन 144 में जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो। ओके, आई होप नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। I hope all the points I have cleared to you. There is no remaining point. Yeah. देखो ये डिस्कालिफिकेशन में ही बहुत मतलब बहुत टाइम लगा, 12 सर्विसेज थी, 12 डिस्कालिफिकेशन थे। अभी अपॉइंटमेंट देखो कितना बड़ा है, अपॉइंटमेंट भी है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो भी बहुत बड़ा है अपॉइंटमेंट। रैटिफिकेशन, रोटेशन वगैरह, रीअपॉइंटमेंट होता है, फिर बाद में रिमूवल होता है ना। So now in the next lecture we are going to learn about the appointment and removal of the auditor. Appointment में भी शायद से बहुत टाइम लगेगा। Okay, the whole procedure. Why I have started this unit 4 first, because I want to know, means I want to give you the knowledge about the appointment. First, you know how to appoint the auditor. That's why I am telling you. Understand? Because already in semester 2 we have learned who is auditor, who is internal auditor, who is external auditor, but we don't know the procedure how to appoint the auditor. Understand? How the companies are appointing the auditors, we don't know, no? So that's why I took this unit first. Understand? Before starting the other chapters, we will start with the basic knowledge कि basic क्या है आपको पता होना चाहिए, किस तरह से अपॉइंट होता है, किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है। अंडरस्टैंड? उसके हक क्या है, उसके ड्यूटीज क्या है, गॉट इट, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है। एक्चुअली ये पार्ट सेमेस्टर 2 में देना चाहिए था पहले, है ना? व्हाट यू थिंक? यस और नो? फिफ्थ लेक्चर भी आपका है क्या? अच्छा ठीक है, ओके ओके। या वही फिफ्थ मैम। लेक्चर इज ऑल्सो देयर। या ओके ओके, विल गेट इट। सो वी विल मीट इन द फिफ्थ लेक्चर। ओके, फिफ्थ लेक्चर में हम लोग अपॉइंटमेंट स्टार्ट करेंगे। बाकी और किसी को डाउट नहीं है ना अभी यहाँ तक? Any doubt, anyone? So please start writing the notes. Okay. See, you are not a kid now. जो छोटे बच्चे